हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी रजिस्ट्रेशन 2023 से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं, तो जो भी कोई अगर सपोज रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो अपलोड करना पड़ेगा, जिस भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। ठीक है, बाकी जनरल कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट होता है तो उसको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो कैटेगरीज है, सपोज अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट आप हो तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, और इस बार जो है ये बोला गया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर फॉर्मेट आपके पास नहीं है, उसका सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया हुआ है, तो कैसे बनाना है, तो वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर लेना। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी हेल्पफुल वीडियोस हैं वो आपको नीट यूजी 2023 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा मेन एम रहेगा वो इस टॉपिक पर रहने वाला है कि अगर सपोज आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी इस मोमेंट पर अरेंज नहीं हो पा रहा है और लगता है आपको कि उसमें थोड़ा डिले होगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि 6 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने की। ठीक है, तो उसकी डेडलाइन जो है 6 अप्रैल है, तो उससे पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वेट ही करते रहोगे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का। तो सपोज अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे हो और आपको ये लगता है कि मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट, सपोज अगर अभी आपके पास स्टेट वाला है तो अगर आपको सेंट्रल वाला बनाना है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इशू है, या फिर अगर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसे लगता है कि मैं ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता हूं पर अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने अप्लाई कर दिया, या अप्लाई 2-4 दिन में कर दूंगा पर आने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन जो है एनटीए की तरफ से दिया गया है, वो है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता क्या है, फिर समझेंगे कि इसको अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे होगा, फिल कैसे करना होगा। ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लो कि डिक्लेरेशन फॉर्म देखो ज्यादा अगर अपलोड ना ही करो तो अच्छा है, कोशिश करो कि आपका सर्टिफिकेट अरेंज हो जाए, डायरेक्टली आप उसी को अपलोड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाना है, तो मैंने उसमें बोला है कि 25 या 26 मार्च तक अगर आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है इशू होकर, तो आप तभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और तभी उसको मतलब जो है अपलोड कर देना, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन दे रखा है वहां पर उसको अपलोड कर देना। लेकिन 25-26 मार्च तक अगर वेट करने पर भी आपको लगता है कि मेरा अभी नहीं आया और लगता है कि आपको और डिले होगा, तब उसी केस में आप डिक्लेरेशन अपलोड करो। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि देखो ये सब करोगे, पहले डिक्लेरेशन अपलोड करोगे, फिर वो फाइनल वाला अलग होगा, कुछ और होगा, तो उससे थोड़े बहुत इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं। इसलिए उस चीज को अवॉइड करो। पहले कोशिश यही करो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला जो है वो अगर बनकर आ जाता है या अभी आपके पास है तो आप उसी को अपलोड करो, डिक्लेरेशन अपलोड ना करो। डिक्लेरेशन अपलोड तभी करो जब आपको ऐसा लगता है कि वो हमारा नहीं आ पाएगा। अभी 25 या 26 मार्च तक वेट कर लो। ठीक है, तो देखो डिक्लेरेशन का मतलब होता क्या है कि आप उस फॉर्म, मतलब कोई भी अगर कैटेगरी का कैंडिडेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, एससी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो या फिर एसटी कैटेगरी का हो, इन चारों ही कैटेगरी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म दिए गए हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म शायद नहीं दिया गया। ठीक है, तो उनको तो किसी भी तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनवाना ही, अगर उनका पहले का भी है तो चल जाएगा। उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है कि सेंट्रल स्टेट, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ना ही ये दिया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले वाला भी चलेगा। ठीक है, लेकिन वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए वो। क्लियर है? तो सपोज अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो लाइन लिखी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है, या तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। क्योंकि जो आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है या डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, और इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से आपको उसका प्रिंट निकलवाना पड़ेगा साइबर कैफे पर जाकर। ठीक है, तो अभी बताता हूं प्रिंट किस पेज का निकालना है, कौन सा किसको निकालना है और फिर क्या उसमें फिल करना है। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम लोग चलते हैं पेज नंबर 95 के पास। ठीक है, तो मैं नीचे चलता हूं स्क्रॉल करके, ये 75 हो गया, 83, 90,
ठीक है, ये 95 है। तो ये जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो वीडियो मैंने बता दी है। सेंट्रल लेवल का जिसने बनाना वो इस पर बनाएगा। अब ये यहाँ पर पेज नंबर 96 में अपेंडिक्स 8B जो दे रखा है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब देखो इसमें लिखा गया हुआ है कि आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट अ जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 April 2022 since I have not been able to collect the said certificate on time. I may kindly be allowed to NEET UG 2023 provisionally. I hereby declare that I upload a fresh certificate issued on or after 1 April 2022 at the time of reporting after seat allocation. I understand that inability to upload the same by the given date and time will lead to withdrawal of the general EWS benefit. I also understand that if qualified, my category will be adjusted accordingly in the common rank list. ठीक है, तो देखो ये जो लाइंस लिखी थी समझ आ गया होगा इसका मतलब यही है कि अभी मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, इस वजह से ये डिक्लेरेशन में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। और ये है कि मुझे सब कुछ गाइडलाइंस वगैरह पता है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का चाहिए, तो मैं उसको सीट एलोकेशन के टाइम तक अरेंज कर लूंगा। मतलब जब मेरा एडमिशन होना होगा मैं तब तक जो है उसको अरेंज कर लूंगा। मतलब ये है कि काउंसलिंग के टाइम तक आपको इसको अरेंज कर लेना है, ये डिक्लेरेशन अगर आप सबमिट कर रहे हो। और साथ में ये भी लिखा है कि अगर आप डिक्लेरेशन फिल कर रहे हो और उसके बाद भी जो है आप काउंसलिंग के टाइम तक भी जो है अपना सर्टिफिकेट अरेंज अगर नहीं कर पाते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप क्या हो, जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर मेंशन की गई है और इसी चीज का आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपको जो है प्रोविजनली अलाउ किया जा रहा है इस कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन ये 100% कंफर्म तब होगा जब आपके पास इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। क्लियर है, और सभी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, ठीक है। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई। तो अब करना क्या है, देखो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, ये जो पेज नंबर अपना नोट कर लेना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर है 96, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। क्लियर है, अब ये प्रिंट आउट निकाल लोगे और उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। उसके बाद ये दे रखा है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो पेज नंबर 99 जो है ओबीसी वाले कैंडिडेट नोट करके रख लें, उनको इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। अभी फिल कैसे करने में बता रहा हूं। और उसके बाद जो है पेज नंबर 101 जो है वो डिक्लेरेशन है एससी और एसटी सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डिक्लेरेशन है, बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का कोई भी यहाँ पर वो नहीं दे रखा है, ठीक है, तो उसमें उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी, एससी को 101 पेज का जो है प्रिंट आउट यहाँ पर लेना होगा। क्लियर है, अब मैं बता देता हूँ इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे किसी भी साइबर कैफे पर जाके, ठीक है। साइबर कैफे से इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लोगे। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो ये जो है आपको ब्लू पेन से फिल कर लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लेना और इसकी 2-3 फोटोकॉपी पे करा लेना। सपोज अगर आप फिल कर ले हो, कोई गलती हो गई आपसे, तो सो दैट कि आपके पास मतलब फिर दोबारा से शॉप पे जाके प्रिंट आउट ना निकालना पड़े, इससे अच्छा है पहले एक प्रिंट आउट निकाल के उसकी 2-3 फोटोकॉपी करा के रख लेना, ठीक है। आप क्या करोगे, ब्लू पेन लोगे, ब्लू पेन से आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम है क्लास 10th की सर्टिफिकेट या क्लास 10th की मार्कशीट में, वो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट के आगे फिल करना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। मिस्टर मिस इसमें कोई भी कुछ भी नहीं लगाएगा, जो एग्जैक्ट आपका नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, जो भी आपका क्लास 10th की मार्कशीट में वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बाकी अगर फॉर्म भी अगर आप फिल कर रहे हो तो जो भी डिटेल्स अपनी फिल करो, चाहे आपका नेम हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये चारों चीजें आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कहीं आप सोचो कि हम आधार कार्ड वाला फिल कर दें और फ्यूचर में क्लास 10 से अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं, इससे अच्छा इस चीज को ध्यान रखना कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स को फिल किया करो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस है, तो अपना जो भी एड्रेस होगा, आपका जो भी कॉलोनी है, आपका जो भी हाउस नंबर है, जो भी आपका प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद स्टेट हो गया, फिर इंडिया हो गया कंट्री, और उसके बाद आपका पिन कोड आ जाएगा 6 डिजिट का, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस हो गया, इसको भी कोशिश करना कैपिटल लेटर्स में फिल करने का। उसके राइट साइड में देखो ये लिखा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पर वो वाला फोटोग्राफ लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करोगे वही वाला फोटो का प्रिंट लेकर यहाँ पर लगा देना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
उसके बाद यहाँ लिखा है एप्लीकेशन नंबर ऑफ नीट यूजी 2023, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जो जनरेट होता है आपका, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसके बाद जनरेट हो जाता है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद वहीं स्क्रीन पर लिख कर आ रहा होता है, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा है जिस मोबाइल नंबर से, वही वाला डालना, और जिस ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करा है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना, ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर्स में डालना, ठीक है। लेकिन सब कुछ लिखना एकदम क्लियर, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे आपका डेट आ जाएगा, और यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, उसके नीचे नेम है, फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, ठीक है। तो अब ये जो मतलब ये सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, तो जो भी आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी या पापा, उसमें से किसी का भी जो है यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है और नेम है, ठीक है। तो अपना जो है नाम यहाँ पर लिख देना, और उसके बाद एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना सिग्नेचर कर देना, और नेम आई थिंक मुझे लगता है नेम यहाँ पर आपके पेरेंट्स का आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपना नेम तो ऊपर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर पहले ही लिख दिया, तो दोबारा यहाँ पर आपका खुद का नेम लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। पिछले साल भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन था, और फिर मैं भूल गया कि मैंने क्या बताया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो मे बी आपके पेरेंट्स का ही नेम आएगा, जिसकी भी आप सिग्नेचर लोगे उनका नेम यहाँ पर लिखवा देना, ठीक है, कैपिटल लेटर में। मतलब फादर पे अगर आप फादर के सिग्नेचर करवा रहे हो तो फादर के ऊपर छोटा सा एक टिक लगा देना, उससे पता लग जाएगा कि फादर के सिग्नेचर है, और उन्हीं का यहाँ पर नीचे नेम आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 2 बार डेट यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरीके से सेम ओबीसी का भी सर्टिफिकेट है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब चीजें वही है। नेम ऑफ द कैंडिडेट है, एड्रेस है, एप्लीकेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, फिर नीचे डेट है, सिग्नेचर ऑफ फादर मदर, फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इतनी चीज है। उसके बाद SC/ST का भी देखो, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, एड्रेस है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, एप्लीकेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फादर और मदर, फिर नेम, और फिर आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। और उसके बाद डेट हो गया। तो नेम यहाँ पर अपने पेरेंट्स का ही करवा देना, लिख देना वहां पर, क्योंकि आपका अपना नेम जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 बार नेम लिखने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसका भी मतलब अगर फादर का आप सिग्नेचर ले रहे हो यहाँ पे, तो फादर का नेम यहाँ पर आ जाएगा, और उसमें चाहो तो मिस्टर लगा सकते हो, ठीक है ना। और सिग्नेचर ऑफ फादर मदर ऊपर हो जाएंगे, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में नीचे हो जाएंगे आपके खुद के। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है। पेज नंबर मैंने बता दिया है, PDF आप ये डाउनलोड कर लोगे, ये PDF आप उसको भेजोगे, जो भी आपका साइबर कैफे वाला जो प्रिंट आउट वगैरह का काम करता है उसको भेजोगे, उससे बोलोगे कि भैया इस पेज का प्रिंट आउट निकाल दो, उसकी 2-3 फोटोकॉपी भी करा लेना, सो दैट कि कोई गलती होती है तो दोबारा बार बार ना शॉप पर जाना पड़े आपको, ठीक है। ये करवा लेना, फिल करना। अब फिल करने के बाद, फिल आपने कर लिया, फिल करने के बाद क्या करना है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे जब अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट का जहां पर ऑप्शन दिखेगा आपको अपलोड करने का, वहां पर इसको कर देना है। अब कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं मेरे से कि हमने क्या करा है कि पिछला वाला जो या स्टेट का जो सर्टिफिकेट है या जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है उसके साथ हमने इसको अपलोड कर दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये डिक्लेरेशन करना है, इसके साथ कुछ भी और अटैच नहीं करना है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि पुराना वाला सर्टिफिकेट इसके साथ मर्ज करके इसको अपलोड करना है, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हो तो सिर्फ यही वाला पेज जो है फिल करके आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो फिल करने के बाद आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद उसकी PDF बनानी है, और PDF का जो साइज है आई थिंक 50 KB से 300 KB दे रखा है उसमें, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है आपसे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये कर लोगे और उसके बाद वहां पर अपलोड कर देना। इतना ही काम करना है आपको डिक्लेरेशन अपलोड करने में। आई होप आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। बाकी अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिनसे गलती हो गई है, जिन्होंने अपना पुराना वाला स्टेट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया या एक्सपायर्ड वाला कर दिया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस पर मैं जल्दी सॉल्यूशन की वीडियो बना दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपका सारा डाउट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सभी हेल्पफुल वीडियोस के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वही है। और कोई इशू है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट आपको फ्यूचर में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।